Hello everyone, welcome on Nurses Pathshala. Students, in today's class we are going to discuss about anatomy and physiology of thyroid gland. Thyroid gland is an important endocrine gland which is situated in the neck. मैक्रोस्कोपिकली हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होती है इन नेक। और नेक में भी कहाँ पर सिचुएटेड होती है? नेक में ये सिचुएटेड होती है इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया एंड लेरिंग्स। सिचुएटेड इन नेक इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया एंड लेरिंग्स। अगर इसके लोकेशन की बात करें हम तो इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया एंड लेरिंग्स का लेवल होता है C5, सर्वाइकल 5th, सर्वाइकल 6, सर्वाइकल 7 एंड थोरासिक 1 वर्टिब्रे। कौन से लेवल तक ये सिचुएटेड होती है? ये एक्सटेंड होती है 5th सर्वाइकल वर्टिब्रे टू 1st थोरासिक वर्टिब्रे तक। देन ये जो थायराइड ग्लैंड होती है इसके शेप की हम बात करें तो इसका जो शेप रहता है, जैसा इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो आप, ये थायराइड ग्लैंड है तो इसका शेप होता है बटरफ्लाई शेप। किस शेप की होती है बच्चों? ये होती है बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है। और इसमें बेसिकली दो लोब होते हैं, एक इधर वाला लोब जिसको हम बोल सकते हैं राइट लोब, एंड ये वाला पोर्शन लेफ्ट। बटरफ्लाई शेप्ड होती है जिसमें टू लोब्स आर प्रेजेंट। ये दो लोब होते हैं और दोनों लोब आपस में एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहते हैं। एक स्ट्रक्चर इन दोनों लोब को कनेक्ट करने का काम करता है जिसको हम बोलते हैं स्टेमस। लोब कनेक्टेड विथ स्टेमस, connected by both lobe are present either side of thyroid cartilage। दोनों लोब थायराइड कार्टिलेज की दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। ये वाला जो कार्टिलेज है ये है थायराइड कार्टिलेज। तो इसी की दोनों साइड, इस साइड राइट लोब, राइट साइड में राइट लोब एंड लेफ्ट साइड में थायराइड ग्लैंड का लेफ्ट लोब प्रेजेंट। ईच लोब के हम साइज की बात करें तो इसकी जो साइज होती है ईच लोब की 3 × 5 सेंटीमीटर होती है। मीन्स ईच लोब 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 3 सेंटीमीटर वाइड होता है ईच। एंड इसका वेट अराउंड 25 to 30 ग्राम टोटल वेट होता है थायराइड ग्लैंड का। देन ये जो थायराइड ग्लैंड होती है हाईली वास्कुलर स्ट्रक्चर होता है। थायराइड ग्लैंड इज ए हाईली वास्कुलर थायराइड ग्लैंड इज ए हाईली वास्कुलर स्ट्रक्चर। and covered with a fibrous capsule, covered with a fibrous फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ कैप्सूल इसको कवर करने का काम करता है। इतनी हाईली वास्कुलर ग्लैंड होती है कि इसको अबाउट 90 to 120 ml ब्लड पर मिनट रिसीव होता है। रिसीव 90 to 120 ml ऑफ ब्लड पर मिनट, ब्लड पर मिनट।
तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है थायराइड ग्लैंड का। बटरफ्लाई शेप्ड होती है, 2 लोब होते हैं, वेट अराउंड 25 to 30 ग्राम होता है, हाईली वास्कुलर स्ट्रक्चर होता है, नेक में सिचुएटेड होता है एंड लेवल इसका होता है 5th सर्वाइकल वर्टिब्रे टू फर्स्ट थोरासिक वर्टिब्रे। अब हम इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब इसको माइक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं तो थायराइड ग्लैंड किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम थायराइड ग्लैंड को माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो उसमें मेनली अपने को एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। इन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ देयर आर ए स्फेरिकल शेप्ड सेल्स और फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर। और ये फॉलिकुलर सेल क्या करती है, फॉलिकल का फॉर्मेशन करती है, एक फॉलिकल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं थायराइड। ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये वाला स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये क्या है, थायराइड फॉलिकल है। और इस थायराइड फॉलिकल का फॉर्मेशन जो सेल्स करती है उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। ये पर्टिकुलर जो सेल्स है ये कौन से फॉलिकुलर सेल्स। देन फॉलिकुलर जो सेल्स है वो किस टाइप की होती है, तो स्ट्रक्चर वाइज हम देखें कि क्यूबोइडल एपिथेलियम होते हैं। कैसे टिश्यू होते हैं, क्योंकि फॉलिकुलर सेल्स जब अरेंज होगी तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की होती है एंड एक बेस में मेम्ब्रेन पर ये ऐसे अरेंज होते हैं तो फॉर्मेशन होता है क्यूबोइडल एपिथेलियम का। क्यूबोइडल, और इस तरह से अरेंज होके ये थायराइड फॉलिकल का फॉर्मेशन करती है फॉलिकुलर। ये जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं ये एक थिक वाटरी सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होता है, स्टिकी थिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कोलोइड, जिसको बोला जाता है बच्चों कोलोइड्स। तो मेनली जो फंक्शनल सेल होती है थायराइड ग्लैंड की वो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होती है जो क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू की टिश्यू होते हैं। और ये कोलोइड्स को एक थिक सब्सटेंस को कंटेन करने का काम करता है। देन इन जो फॉलिकुलर सेल्स होती है या थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। ये फॉलिकुलर सेल्स दोनों थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 का प्रोडक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल। देन थायराइड फॉलिकल्स के बीच बीच में एक और टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। इस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है पैराफोलिकुलर सेल। उन सेल्स को हम बोलते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स, अदरवाइज हम इनको सी सेल भी बोलते हैं। और इन पैराफोलिकुलर सेल्स का मेन फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, तो इस तरह से ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। जब माइक्रोस्कोपिकली हम थायराइड ग्लैंड को देखते हैं तो वहाँ पर दो टाइप की सेल्स होती है। मोस्ट अबंडेडली हमें फॉलिकुलर सेल्स देखने को मिलती है जो थायराइड फॉलिकल का फॉर्मेशन करती है। और ये थायराइड फॉलिकल्स क्या करते हैं, T3 एंड T4 के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक अदर टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स और सी सेल्स, जो रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन कैल्सिटोनिन। हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। बेसिकली थायराइड ग्लैंड का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। और इन हार्मोन के को सिंथेसाइज करने के लिए थायराइड ग्लैंड को नीड होती है आयोडीन की।
और आयोडीन का मेन सोर्स होता है डाइटरी इंटेक। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होती है ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन। जब भी थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस करेगा थायराइड ग्लैंड, तो उसको क्या चाहिए होगा, आयोडीन की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों। तो फर्स्ट स्टेप सिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप होती है ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन। मीन्स जितना भी डाइटरी आयोडीन होता है वो जीआई सिस्टम से अब्जॉर्ब होता है एंड वाया पोर्टल सर्कुलेशन जाता है ये थायराइड ग्लैंड को। तो जब थायराइड ग्लैंड को कैपिलरी ब्लड सप्लाई होगी, वो कैपिलरी ब्लड आयोडीन रिच ब्लड होता है, और उस आयो ब्लड से थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, आयोडीन को ट्रैप करने का काम करती है, आयोडीन को अपटेक करने का काम करती है। ये जो ब्लड में आयोडीन है इसका अपटेक कैसे होता है, तो जो ब्लड, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि कैपिलरी ब्लड इधर से सप्लाई हो रहा है थायराइड ग्लैंड को, और ये वाला जो स्ट्रक्चर दे रखा है बच्चों, ये क्या है, वन फॉलिकुलर सेल्स का स्ट्रक्चर दे रखा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है फॉलिकुलर सेल्स का स्ट्रक्चर है। जैसा इस आप ब्रॉड डायग्राम में देख सकते हो, पूरा ये कंप्लीटली थायराइड फॉलिकल है, ये वाला स्ट्रक्चर थायराइड फॉलिकल का है। और इस थायराइड फॉलिकल में से जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सेल्स अरेंज है, उसमें से वन सेल का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक सेल्स के अंदर कैसे थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस होता है। तो जब कैपिलरी ब्लड सप्लाई होती है थायराइड ग्लैंड को, तो थायराइड जो फॉलिकल्स है, जो फॉलिकुलर सेल्स है थायराइड ग्लैंड की, उस पर कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं, दो टाइप के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं, जिसमें से एक होता है सिम्पोर्टर प्रोटीन या सिम्पोर्टर चैनल। तो ये वाले जो सिम्पोर्टर चैनल होते हैं उसको नाम दिया गया है सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर बेसिकली, सिम्पोर्टर का मतलब होता है ऐसे चैनल जो दो सब्सटेंस की सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, उनको बोलते हैं हम सिम्पोर्टर चैनल। और ये वाले सिम्पोर्टर सोडियम एंड आयोडीन दोनों की इनसाइड द सेल मूवमेंट करवाते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर। तो जितनी भी फॉलिकुलर सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स की मेम्ब्रेन पर ये सिम्पोर्टर प्रेजेंट होते हैं, और ये सिम्पोर्टर क्या करवाते हैं, जो ब्लड में आयोडीन है उस आयोडीन की मूवमेंट करवाते हैं टुवर्ड द फॉलिकुलर सेल या इनसाइड द फॉलिकुलर। तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेप होती है ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन, ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन। देन सिमिलरली साइमल्टेनियसली जब आयोडीन ट्रैप होता है फॉलिकुलर सेल में, उसी टाइम जो सेल्स की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है जिसको बोला जाता है थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन। तो सेकंड स्टेप होती है हार्मोन सिंथेसिस की, प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ थायरोग्लोबुलिन, प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ थायरोग्लोबुलिन। प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ थायरोग्लोबुलिन, ये थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन सब्सटेंस है जिसको प्रोड्यूस करता है अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन ये मैच्योर होता है, मैच्योरेशन होता है इसका गोल्जी अपार्टस में, एंड आफ्टर दैट ये जो थायरोग्लोबुलिन है वो रिलीज हो जाता है फॉलिकुलर वेसाइकल में। किधर रिलीज हो जाता है, फॉलिकुलर वेसाइकल में, बाय द प्रोसेस ऑफ exocytosis, by the process of exocytosis। देन ये जो थायरोग्लोबुलिन होता है ये कंटेन करता है, इसमें एक एमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं टायरोसिन। ये जो थायरोग्लोबुलिन होता है ये एक एमाइनो एसिड को कंटेन करता है जिसको बोला जाता है टायरोसिन एमाइनो एसिड।
और आगे जाके आयोडीन मॉलिक्यूल इसी टायरोसिन एमाइनो एसिड से अटैच होंगे एंड हार्मोन को सिंथेसाइज करने का काम करेंगे। तो नेक्स्ट क्या होना है बच्चों, जब ये थायरोग्लोबुलिन इधर वेसाइकल में रिलीज हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन थायरोग्लोबुलिन से आयोडीन मॉलिक्यूल अटैच होंगे। लेकिन आयोडीन मॉलिक्यूल कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। आयोडीन मॉलिक्यूल कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो इस स्टेटस में ये थायरोग्लोबुलिन से अटैच नहीं होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन होगा एंड बाय विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस ये मॉलिक्यूल टायरोसिन से अटैच होंगे। तो थर्ड स्टेप होती है हार्मोन सिंथेसिस की, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। और ये प्रोसेस भी कंप्लीट होता है जो आयोडीन सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर ने ट्रांसपोर्ट किया था इनसाइड द सेल, ये भी रिलीज हो जाता है अपने फॉलिकुलर वेसाइकल में। और फॉलिकुलर वेसाइकल में इस आयोडीन का ऑक्सीडेशन होता है एंड आफ्टर ऑक्सीडेशन ये जो आयोडीन मॉलिक्यूल है ये अटैच हो जाता है थायरोग्लोबुलिन से, मीन्स आयोडीनेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन, आयोडीनेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। तो नेक्स्ट स्टेप होती है बच्चों आयोडीनेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन, आयोडीनेशन ऑफ थायरो। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि कुछ थायरोग्लोबुलिन में भी मैंने बताया था कि टायरोसिन जो एमाइनो एसिड है उससे आयोडीन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम 1 आयोडीन मॉलिक्यूल भी अटैच हो सकता है एंड 2 भी हो सकते हैं। अगर किसी टायरोसिन से 1 आयोडीन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो उसको बोला जाता है मोनो आयोडो टायरोसिन। एंड अगर किसी टायरोसिन से 2 आयोडीन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं डाई आयोडो टायरोसिन, डाई आयोडो टायरोसिन। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो थायरोग्लोबुलिन का है, ये स्ट्रक्चर थायरोग्लोबुलिन का है। देन आफ्टर ऑक्सीडेशन आयोडीन मॉलिक्यूल इस थायरोग्लोबुलिन से अटैच हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो ब्लू कलर में ये आयोडीन मॉलिक्यूल है, इधर इस आयोडीन इस टायरोसिन से 2 आयोडीन मॉलिक्यूल अटैच हो रखे हैं, इधर इससे भी 2 अटैच हो रखे हैं, इधर इससे 1 अटैच हो रखा है। इस तरह से मैक्सिमम 2 आयोडीन मॉलिक्यूल 1 टायरोसिन एमाइनो एसिड से अटैच हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1। आफ्टर दैट जब टायरोसिन का आयोडीनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है कपलिंग ऑफ टायरोसिन और कॉन्जुगेशन ऑफ टायरोसिन। मीन्स यहाँ पर आयोडीनेशन होगा तो आइदर I1 बनेगा और आइदर I2। I1 मीन्स टायरोसिन कंटेनिंग 1 आयोडीन मॉलिक्यूल और I2 मीन्स टायरोसिन कंटेनिंग 2 आयोडीन मॉलिक्यूल। अब इनकी कपलिंग होगी, कपलिंग मीन्स इनका कॉन्जुगेशन होता है, ये रीजॉइन होते हैं आपस में। तो नेक्स्ट स्टेप होती है हार्मोन सिंथेसिस की कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में अगर दो आयोड दो आयोडो या डाई आयोडो टायरोसिन मॉलिक्यूल आपस में कॉन्जुगेट होते हैं तो टोटल उनमें 4 आयोडीन मॉलिक्यूल होते हैं और वो सिंथेसाइज करते हैं हार्मोन T4। लेकिन वहीं पर अगर एक मोनो आयोडो टायरोसिन और एक डाई आयोडो टायरोसिन आपस में कॉन्जुगेट होते हैं
तो ये फॉर्मेशन करते हैं हार्मोन T3 का। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल आपस में कॉन्जुगेट हो रहे हैं। जैसे इस डायग्राम में बच्चों आप देख रहे हो कि ये वाला पोर्शन क्या है, ये है डाई आयोडो टायरोसिन और ये भी डाई आयोडो टायरोसिन। तो दोनों कॉन्जुगेट होकर सिंथेसाइज करते हैं हार्मोन थायरोक्सिन या T4 को। वहीं पर अगर एक डाई आयोडो टायरोसिन और एक मोनो आयोडो टायरोसिन कॉन्जुगेट होते हैं तो ये हार्मोन बनाएंगे ट्राई आयोडो थायरोनिन। तो इस तरह से दोनों हार्मोन T3 एंड T4 का सिंथेसिस होता है इन फॉलिकुलर से, एंड आफ्टर दैट ये हार्मोन रिलीज हो जाता है इन ब्लड। एंड जो एक्स्ट्रा मटेरियल था, जो कोलोइड्स मटेरियल थे और जो थायरोग्लोबुलिन फॉलिकुलर एक्स्ट्रा प्रोटीन मटेरियल थे, उन सब का इनोसाइटोसिस हो जाता है। लाइसोजाइम एंड जो एंजाइम है उसका फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं। एंड यहाँ पर जो हार्मोन ब्लड में रिलीज होंगे उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो इस तरह से ये थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस करने का प्रोसेस होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आयोडीन की ट्रैपिंग होती है इनसाइड द फॉलिकुलर सेल्स। सिमिलरली सेकंड स्टेप में इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थायरोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन करती है, सिंथेसाइज करती है एंड रिलीज करती है फॉलिकुलर वेसिकल में। देन फॉलिकुलर वेसिकल में ये थायरोग्लोबुलिन, इसमें जो टायरोसिन एमाइनो एसिड होता है वो बाइंड होता है, कॉन्जुगेट ज्वाइन होता है विद आयोडीन मॉलिक्यूल, मींस ऑक्सीडेशन ऑफ टायरोसिन, सॉरी आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। और आयोडीनेशन से पहले क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है आयोडीन मॉलिक्यूल का। ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल, देन आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, आफ्टर दैट conjugation of mono iodotyrosin and diiodotyrosin, and finally they can synthesize T3 and T4 which will be released in blood। तो ये बेसिक मैकेनिज्म होती है सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4 की। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। फंक्शंस ऑफ थायराइड, थायराइड हार्मोन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, थायराइड हार्मोन इंक्रीज करता है बेसिक बेसल मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, और जब बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगी तो स्टिमुलेट द इंक्रीज यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज भी बढ़ेगा फॉर एटीपी प्रोडक्शन। किसके लिए बढ़ेगा, एटीपी का प्रोडक्शन करने के लिए ऑक्सीजन का भी यूज इंक्रीज होगा। एंड इंक्रीज सेल्युलर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। तो मेन बेसिक फंक्शन होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना, और बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन का भी यूज बढ़ता है जब एनर्जी का एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा, सिंथेसाइज होगा। एंड ये इंक्रीज करता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट की मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करता है थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। देन सेकंड इसका फंक्शन होता है कि ये जो थायराइड हार्मोन होता है
ये सोडियम पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट सोडियम पोटेशियम चैनल्स। और जब सोडियम पोटेशियम चैनल एक्टिवेट होते हैं तो यहाँ पर एक्सेसिव एटीपी प्रोडक्शन एंड यूज होता है। एक्सेसिव प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ एटीपी। एक्सेसिव प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ एटीपी। और जब एटीपी का एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है, यूज होता है, तो यहाँ पर एटीपी क्या होती है, एक टाइप की एनर्जी है। तो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ हीट, और जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव हीट का प्रोडक्शन होगा तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीज बॉडी। So we can say thyroid hormone is important for the maintaining normal body temperature. Important for helpful in maintaining normal body temperature. अपना जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है थायराइड हार्मोन। मेंटेन नॉर्मल बॉडी। तो एक तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन यूज को इंक्रीज करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज। सेकंड वन, ये सोडियम पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करता है एंड बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। तो रेस्पॉन्सिबल होता है बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल मेंटेन करने के लिए। थर्ड फंक्शन की बात करें तो ये बीटा रिसेप्टर को भी रेगुलेट करता है। थायराइड हार्मोन जो है ऑल्सो रेगुलेट बीटा रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर को रेगुलेट करता है। तो जब बीटा रिसेप्टर को रेगुलेट करेगा, उसको इन्फ्लुएंस करेगा, तो इंक्रीज करेगा ये एक्टिविटी को कैटाकोलेमाइन की। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ कैटाकोलेमाइन which include epinephrine and norepinephrine। एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन। दैट्स वाई हम देखते हैं कि जब पेशेंट को हाइपरथायरोडिज्म होता है, इन द केस ऑफ हाइपरथायरोडिज्म, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, बीटा रिसेप्टर को रेगुलेट करता है, कैटाकोलेमाइन की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो ये मेनली क्या करता है, अपनी बीपी एंड पल्स को भी इनडायरेक्टली रेगुलेट करने का काम करता है। रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड पल्स। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जब किसी पेशेंट को हाइपरथायरोडिज्म होता है तो T3 या T4 का एक्सेसिव सेक्रेशन होता है एंड ये एक्सेसिवली बीटा रिसेप्टर को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से कैटाकोलेमाइन की एक्टिविटी नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर हमें हाइपरथायरोडिज्म में सिम्टम देखने को मिलते हैं, इंक्रीज्ड पल्स एंड बीपी। इंक्रीज्ड बीपी एंड पल्स, ये क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि थायराइड हार्मोन बीटा रिसेप्टर को रेगुलेट करने का काम। देन एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन, टुगेदर विद ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। टुगेदर विद growth hormone and insulin like growth factor, thyroid hormone promote cell growth, promote cells growth। तो बॉडी की सेल्स है उनकी ग्रोथ करवाने में भी थायराइड हार्मोन हेल्पफुल होता है विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। स्पेशली नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटल
सिस्टम मेनली नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के साथ मिलके इन दोनों सिस्टम की ग्रोथ करवाने में थायराइड हार्मोन हेल्पफुल। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। मेनली थायराइड हार्मोन जो है T3 एंड T4 उनका रेगुलेशन करता है अपना हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस क्या करता है, अपना हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, अदरवाइज TRH। ये TRH स्टिमुलेट करता है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी की जो थायरोट्रोपिक सेल्स होती है, पिट्यूटरी की कौन सी सेल, थायरोट्रोपिक सेल, ये प्रोड्यूस करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अदरवाइज इसको बोला जाता है थायरोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं। एंड ये TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T। तो इस तरह से मैकेनिज्म काम करती है, वर्क करती है। जब भी T3 एंड T4 का सीरम लेवल लो होगा, डिक्रीज होगा, उस कंडीशन में लो ब्लड लेवल ऑफ T3 एंड T4 और लो मेटाबॉलिक रेट। जब T3 एंड T4 का लेवल लो होता है या मेटाबॉलिक रेट लो होती है, तो ये स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को टू रिलीज TRH। उस कंडीशन में हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ TR। देन ये TRH चला जाता है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम में, और हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम से वाया वाया हाइपोफाइजियल वेन रीच आउट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। किधर आता है, TSH आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में बाई हाइपोफाइजियल वेन। किससे आएगा, हाइपोफाइजियल वेन। TRH carried by hypophageal portal vein to anterior pituitary, and here it stimulate release of thyroid stimulating hormone by thyroid। यहाँ पर ये पिट्यूटरी में पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लड ये रीच आउट होगा थायराइड फॉलिकल तक, और थायराइड फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4। तो इस तरह से ये रेगुलेशन होता है T3 एंड T4 का। एंड यहाँ पर अगर एक्सेस अमाउंट में इस हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, T3 एंड T4 का प्रोडक्शन होता है, तो इसके प्रोडक्शन को इनहिबिट करने के लिए, सप्रेस करने के लिए एक मैकेनिज्म वर्क करती है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे वर्क करती है, तो व्हेन इंक्रीज द लेवल ऑफ T3 एंड T4, जब भी T3 एंड T4 के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, नॉर्मल से ज्यादा हो जाते हैं, तो ये स्टिमुलेट करते हैं नेगेटिवली पिट्यूटरी ग्लैंड को एंड हाइपोथैलेमस को। पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेशन जाता है TSH के प्रोडक्शन को इनहिबिट करने के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेशन जाता है कि जो TSH का आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। एंड हाइपोथैलेमस को मैसेज आता है कि जो आप TRH प्रोड्यूस कर रहे हो उसको क्या करना है, स्टॉप करना है। क्यों करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो सीरम T3 एंड T4 लेवल है वो इंक्रीज हो रखा है। तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्यों, क्योंकि ये नेगेटिवली फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को एंड पिट्यूटरी को हार्मोन प्रोडक्शन को बंद करने के लिए।
तो इस तरह से ये रेगुलेशन होता है T3 एंड T4 का। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है, अभी हम प्रीवियस क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसमें हमने देखा था कि थायराइड ग्लैंड में एक फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती है जो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अरेंज होके थायराइड फॉलिकल का फॉर्मेशन करती है। क्या किसका फॉर्मेशन करती है? थायराइड फॉलिकल का। और ये थायराइड फॉलिकल T3 एंड T4 को सिंथेसाइज करने का काम करता है। इसी के सराउंडिंग में एक और एडिशनल सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हमने बोला था पैरा फॉलिकुलर सेल। पैरा फॉलिकुलर सेल्स, अदरवाइज हमने इसको बोला था सी सेल्स। ये जो सी सेल्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन कैल्सिटोनिन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन किधर से सिंथेसाइज होता है? थायराइड ग्लैंड में जो पैरा फॉलिकुलर सेल्स होती है, जो सी सेल्स होती है, वो सेल्स कैल्सिटोनिन हार्मोन को सिंथेसाइज करने का काम करती है। एंड इस कैल्सिटोनिन का मेन फंक्शन होता है रेगुलेट सीरम कैल्शियम लेवल। रेगुलेट सीरम कैल्शियम कैसे रेगुलेट करता है? तो बोन्स में एक सेल्स होती है ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। और ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है? नॉर्मली जो बोन्स का एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है, उसका क्या करवाता है? ब्रेक डाउन करवाता है। ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है? बोन का एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो मैट्रिक्स है उसका ब्रेक डाउन करवाता है एंड इधर से कैल्शियम एंड फॉस्फेट रिलीज करवाता है इन ब्लड। कैल्शियम एंड फॉस्फेट दोनों को किधर रिलीज करवाएगा? ब्लड में। जिस वजह से सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन का फंक्शन होता है ये जो ओस्टियोक्लास्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का ब्रेकडाउन करवा रहा है, इस प्रोसेस को क्या करना? इनहिबिट करना। इस प्रोसेस को इनहिबिट करता है, इनहिबिट ब्रेकडाउन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एंड ऑल्सो ये हेल्प करता है जो सीरम कैल्शियम है, जो सीरम में ब्लड में ऑलरेडी कैल्शियम है, उसका रीअपटेक करवाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। क्या करवाता है? रीअपटेक करवाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। इस तरह से ये कैल्सिटोनिन हार्मोन सीरम कैल्शियम लेवल को लो रखने का काम करता है। ओस्टियोक्लास्ट से कैल्शियम ब्लड में आने नहीं देगा और ब्लड में जो कैल्शियम है उसको ओस्टियोक्लास्ट में ले जाके बोन्स में ले जाके स्टोर करने का काम करता है। तो ये था अपना स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन।